Welcome to Jindal Chemistry classes. In today's class, we will discuss some questions related to your topic electrochemistry. So let's start with your first question. The specific conductivity of a solution depends upon। देखो क्वेश्चन को करने से पहले पहले हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब समझ लेते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती क्या है। देखो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है उसको हम आपके सिंबल कापा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ योर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आल्सो नोन एज रेजिस्टिविटी और यू कैन से in mathematical terms that is the reciprocation of your resistivity. But in words, what is the meaning of specific कंडक्टिविटी। देखो स्पेसिफिक का मतलब क्या किया कि कोई चीज हमने फिक्स कर दी है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस प्रेजेंट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो अगर आपने लेट सपोज कि डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन करने से देखो डाइल्यूशन का मतलब उसमें आपने सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो डाइल्यूशन करने से 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आपके नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि डाइल्यूशन करने से आयंस एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो कम हो जाएंगे क्योंकि अब उसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो चुकी है, सल्यूट कम हो चुका है। तो नंबर ऑफ आयंस कम होने से जो आपकी कापा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या करती है? आपकी डिक्रीज करती है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं वो आपकी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ठीक है, तो जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? आपके नंबर ऑफ आयंस पर सीसी। पर सीसी का मतलब क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। और कंडक्टेंस तो आपको पता ही है, उसकी स्पीड आयनिक मोबिलिटी पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा स्पीड होगा, आयन जितनी स्पीड से मूव करेगा उसकी कंडक्टेंस उतनी ही क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका आंसर क्या आएगा? आपका थर्ड ऑप्शन आएगा। बट अब हम दो तीन बातें इसके बारे में और भी सीख लेते हैं कि जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, जो आपका कंडक्टेंस है, इनमें आपस में रिलेशन क्या है। तो जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टिविटी। और आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड में कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां से आपका क्या बनेगा? 1 बाई रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है? आपका 1 बाई रेजिस्टेंस लेंथ अपॉन एरिया। और 1 बाई रेजिस्टेंस को आप क्या लिखते हो? अपनी कंडक्टेंस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ योर resistance. Length upon area that is given by symbol G star and that is your cell constant. ये क्या होता है? आपका सेल कांस्टेंट होता है, दैट इज योर सेल कांस्टेंट। तो यहां से अगर आपको मैं बोलूं कि सेल कांस्टेंट के यूनिट क्या है, देखो सेल कांस्टेंट क्या है? लेंथ अपॉन एरिया। तो इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे? सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन सेंटीमीटर इनवर्स। और रेजिस्टेंस के आपके यूनिट क्या होते हैं? ओम। तो यहां से आपके कापा के यूनिट्स क्या बन जाएंगे? आपके पर ओम सेंटीमीटर इनवर्स। और पर ओम को आप क्या लिखते हो? साइमन। पर ओम को क्या लिखते हो आप? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपके यहाँ पे जो कापा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसके यूनिट्स क्या है? पर ओम पर सेंटीमीटर। पर ओम को हम साइमन भी लिख देते हैं, तो इसकी यूनिट्स क्या बनती हैं? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। So these are some of the important points about your specific conductance और conductivity। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नॉट फॉर द रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन गिवन है, उसकी ई नॉट वैल्यू ये गिवन है। ई नॉट ऑफ सेल जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है? आपको -0.35 वोल्ट। तो आपको ये बताना है कि जो आपकी गिवन सेल रिएक्शन है वो आपकी फिजिबल है, नॉन फिजिबल है, इक्विलिब्रियम पे है, या नन ऑफ द दीस है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना कि अगर कभी भी आपको स्पॉन्टेनिटी की बात करनी है,
स्पॉन्टिनिटी के लिए आपकी कंडीशंस क्या होती हैं कि द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी शुड बी नेगेटिव, और गिब्स फ्री एनर्जी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ किस तरह रिलेटेड होता है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। तो अगर आप चाहते हो कि डेल्टा जी नेगेटिव आए तो आपका ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगी तभी डेल्टा जी क्या बनेगा, आपका नेगेटिव बनेगा। फिर अगर आप चाहते हो कि सेल आपका स्पॉन्टेनियस हो तो उसका जो ई सेल की वैल्यू है दैट शुड बी पॉजिटिव। पर यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, रिएक्शन आपकी क्या होगी, नॉट फिजिबल। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the maximum work that can be obtained from the Daniell cell given below। अच्छा, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल डैनियल सेल है। डैनियल सेल में देखो रिप्रेजेंटेशन में जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे होता है दैट इज योर अनोड, बीच में दो पैरेलल लाइंस हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी सॉल्ट ब्रिज को, दैट इज अ सॉल्ट ब्रिज जो कनेक्शन का काम करता है। और राइट हैंड साइड पे आपका कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, दैट इज योर कैथोड। आपको उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, ध्यान रखना। देखो जिंक +2 से जिंक में जा रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है दैट इज ऑल्सो रिडक्शन, तो ये भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। एंड दे आर आस्किंग द मैक्सिमम वर्क। सो सबसे पहले आप वर्क कैलकुलेट करने से पहले आप ई सेल कैलकुलेट कर लो। ई सेल क्या होता है आपको पता होगा, दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन सा है, देखो मैंने बोला राइट साइड पे कैथोड है मतलब कॉपर। कॉपर की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 0.34, माइनस एनोड की कितनी गिवन है आपको, -7.76 वोल्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 1.1 वोल्ट, दैट इज द ई नॉट। अब दे आर आस्किंग द मैक्सिमम वर्क, वर्क किसके इक्वल होता है आपका, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो देखो आप जिंक देख सकते हो, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है तो हम लिखेंगे 2। एफ क्या है आपका फराडे, उसकी वैल्यू क्या होती है 96500, इनटू ई सेल की वैल्यू कितनी आई है 1.1। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर कितना बनेगा, -212,300 जाउट। तो आंसर क्या आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। चीज का ध्यान रखना, जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो यहाँ पे ई कैथोड और ई एनोड का आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज ही लेनी है। ऑलवेज इस फॉर्मूले में आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज ही पुट करोगे, और आपको यहाँ पे जो गिवन था वो रिडक्शन पोटेंशियल ही था। तो इस पॉइंट को आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल रिएक्शन फॉर द गिवन सेल इज स्पॉन्टेनियस। देखो स्पॉन्टेनियस के लिए मैंने अभी बताया कंडीशन क्या है, ई सेल शुड बी पॉजिटिव होनी चाहिए, ई सेल शुड बी पॉजिटिव। तो पहले हम जो आपको गिवन है दैट इज योर अनोड, ये आपका लेफ्ट साइड पे नोड गिवन है, राइट पे कैथोड गिवन है, पहले इनका हम हाफ सेल रिएक्शंस लिख लेते हैं। देन वी विल डिटरमाइन कि आपका ई सेल पॉजिटिव किस केस में होगा। तो आप पहले सबसे पहले अनोड पे रिएक्शन लिखिए। अनोड पे देखो क्या है, अनोड पे आपका हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है एच पॉजिटिव में, मतलब आपकी हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टिंग इनटू एच पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, P1 है, और कंसंट्रेशन कितनी है आपकी हाइड्रोजन प्रोटॉन की, 1 मोलर, दैट इज अकरिंग एट योर एनोड। अगर हम बात करें आपके कैथोड की, कैथोड पे एच पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके हाइड्रोजन गैस में, तो हम क्या लिखेंगे एच पॉजिटिव, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके आपके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है विद प्रेशर P2। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, देखो इनको हम बोलते हैं हाफ सेल्स रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। अब नेट रिएक्शन क्या है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जैसे ही ऐड करोगे देखो एच पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे बचेगा क्या, कि हाइड्रोजन जिसका प्रेशर P1 है उससे क्या बन रहा है, आपका हाइड्रोजन गैस बन रही है जिसका प्रेशर क्या है आपका P2 है। तो इस पे अब हम क्या लगाएंगे, आपकी नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है भाई, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ
एल एन क्यू क्या होता है आपका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट है। तो देखो ई नॉट सेल, देखो आपको क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई नोट सेल की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, सभी को पता होगा, दैट इज 0.00 वोल्ट, है ना? तो ये वैल्यू जीरो है। माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू, देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है, P2 की पावर हाफ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब प्रेशर है P1 की पावर हाफ। अब क्या करो, हाफ को आगे ले आओ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? 2NF ln P2/P1। अब देखो आपको पता है दैट इज द वैल्यू ऑफ ई सेल। तो अगर आप चाहते हो कि सेल रिएक्शन क्या हो जाए आपकी, स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस के लिए आपको क्या होगा, ई सेल की वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कब होगा? देखो यहाँ पे तो नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब आपके लॉग की वैल्यू नेगेटिव आई। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब आपका P2/P1 की वैल्यू दैट इज लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या आ गया कि जो आपका P1 है दैट शुड बी ग्रेटर देन P2। तो अगर ये कंडीशन होगी तभी आपकी लॉग की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, एंड अगर ई सेल पॉजिटिव आएगा तभी आपका जो सेल का रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका? ए ऑप्शन। आंसर क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड इथाइल एसिड आपको गिवन है, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट का गिवन है, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे आपको गिवन है वैल्यूज। आपको प्रोपेनोइक एसिड की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बतानी है। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसकी निकालनी है आपको? प्रोपेनोइक एसिड की। तो जो भी आपको गिवन सॉल्ट्स हैं, इससे आप क्या करो, प्रोपेनोइक एसिड बनाओ। देखो इसके लिए आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ आप सोडियम प्रोपेनोइट प्लस इसमें क्या करोगे, HCl का ऐड करोगे, माइनस, देखो इसमें सोडियम एक्स्ट्रा है और आपका Cl एक्स्ट्रा है, तो आपको उसकी कंडक्टेंस क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तब जाके आपका यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। तो आपको यहाँ पे पहले तो सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो आपके इसके लिए क्या है, 91 है वैल्यू। HCl के लिए क्या है, 426.16 है। और NaCl के लिए वैल्यू कितनी है, 126.45 है। तो इसको आप सॉल्व कर लो। जैसे ही आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे, यहां से आंसर कितना बनेगा, 390.71 बनेगा, दैट इज इन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना बनेगा आपका, सेकंड ऑप्शन। देखो क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता, कि जिसकी भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट रिजोल्यूशन वो पूछते हैं, उसको आपको फॉर्म करना है फ्रॉम द गिवन सॉल्ट। जो आपको गिवन सॉल्ट्स हैं उससे आपको उस चीज को फॉर्म करना है जिसका आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करना है, ठीक है? तो बस इक्वेशन को बैलेंस करके रिएक्शन को आपको लिखना है, उनकी वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपने आंसर को वहां पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो मैंने पहले क्वेश्चन में ये बता दिया था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट्स क्या आएंगी, पर ओम पर सेंटीमीटर, जिसको हम आपका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख देते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ आयरन सल्फेट, फेरिक, जिसको हम फेरिक सल्फेट बोल सकते हैं, इज रिलेटेड टू मोलर कंडक्टिविटी बाय द एक्सप्रेशन। देखो पहले मतलब समझो, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, दैट इज द कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे आती है आपकी मोलैरिटी, यहाँ पे नीचे क्या आती है, कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी, कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय मोलैरिटी। और जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। और आपको पता है सभी को कि नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कीजिए, कापा ये आपकी मोलैरिटी है, और क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या आएगा आपका, कापा बाई नॉर्मेलिटी किसके इक्वल आएगी, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब देखो कापा बाई एम क्या होता है आपका, कापा बाई एम क्या है आपका, मोलर कंडक्टेंस, दैट इज मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस में रिलेशन क्या बन गया, दिस वन। ठीक है, अब आपको देखो एन फैक्टर, एन क्या होता है यहाँ पे, एन क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज, और
टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। अब आपको पास पता है आपको क्या गिवन है, फेरिक सल्फेट है। तो इसमें जो आपका आयरन है कितने हैं, दो आयरन है, दैट इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, एक आयरन पे +3, दो आयरन पे कितना चार्ज हो गया, +6। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 6। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो चीजों को कंसेप्चुअली समझना है। पेपर में जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो। इसीलिए मेरा जो इम्फेसाइज रहता है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे रहता है। तो कंसेप्ट को अच्छी तरह सीखो और उनको अप्लाई करना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते एक गैस है एट 1 एटमोसफेयर, उसको बबल किया गया है मिक्सचर ऑफ वाई एंड जेड एट 25 डिग्री सेल्सियस, और आपको रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर दिया है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, मतलब जेड का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो मतलब जेड का रिडक्शन सबसे फास्ट होगा, और एक्स का रिडक्शन सबसे कम है, दैट मींस एक्स का ऑक्सीडेशन सबसे फास्ट होगा। और y इज द इंटरमीडिएट है, तो y देखो क्या करेगा, y क्या कर सकता है, आपको x को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्योंकि x का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, और y का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण z ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये आपका आंसर क्या है, सही है कि y आपका x को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है पर z को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। रीजन, क्योंकि z का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसकी रिड्यूशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में देखिए वाई विल ऑक्सीडाइज जेड, गलत है। जेड तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता बिकॉज उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। वाई विल ऑक्सीडाइज बोथ, नहीं जेड को नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा। वाई विल रिड्यूस बोथ एक्स एंड जेड, देखो जेड को तो कर देगा क्योंकि जेड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, पर एक्स को नहीं कर सकता क्योंकि एक्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लो है, तो उसको वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। Next question. What mass of copper will be deposited by passing 2 Faraday of electricity through a solution of copper salt? देखो कॉपर +2 है, कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कॉपर के इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो इक्वेशन बैलेंस है, तो आपके 2 मोल इलेक्ट्रॉन आपके 1 मोल कॉपर को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। आपके 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल कॉपर को क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो 2 मोल का मतलब 2 फराडे। तो 2 फराडे जो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, वो कितने मोल्स को डिपॉजिट कर रहे हैं, 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट कर रहे हैं। तो 1 मोल का मतलब कितना मोलर मास आ गया, 63.5 ग्राम। सो दैट मीन्स आपका जो 2 फराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करेंगे ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे बस आपको यही चेक करना होता है कि कितने चार्ज आपको रिक्वायर्ड है, कितना इलेक्ट्रिसिटी आपको रिक्वायर्ड है टू डिपॉजिट वन। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना आपका डिपॉजिट करेगा, तो 2 फराडे आपका इतने ग्राम कर रहा है, तो 1 फराडे कितना करेगा, 63.5/2। तो आप उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो इसका आंसर जो आ जाएगा दैट इज 31.75 ग्राम के आसपास आ जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यू हैव टू प्रोसीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो यहाँ पे आयरन +2 आयरन में, +2 टिन टिन में जा रहा है, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है आपको। सेल रिएक्शन दे दी है, तो आपको बताना है ईएमएफ क्या है। तो मैंने अभी अभी बताया था, ई नॉट सेल क्या होता है आपका, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपका देखो जो सेल रिएक्शन गिवन है इसमें आयरन का रिडक्शन हो रहा है, दैट मींस आयरन जो है वो आपका कहाँ पे है, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा। टिन का देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो दैट मींस टिन वाला क्या है आपका, अनोड पे है, क्योंकि अनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होती है। तो कैथोड पे क्या है आपका, आयरन, और आयरन की वैल्यू कितनी दी है रिडक्शन पोटेंशियल की, -0.44 वोल्ट, माइनस।
एनोड पे क्या है आपका टिन, और टिन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.14 वोल्ट। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना बनेगा आपका 0.30 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। Next question. When zero point 0.1 mole of MnO2 negative is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidized to। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके ये पता कीजिए कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पे मैंगनीज इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे जो आपका मैंगनीज है दैट इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, ओनली 1। So that means 1 mole of electron required है, 1 mole of electron required है for the oxidation of your manganate to permanganate। ठीक है, तो इन्होंने यही पूछा था 1 मोल चाहिए टू ऑक्सीडाइज्ड पर मैंगनीट टू पर मैग्नेट आयन, पर पूछा कितने का है 0.1 का। तो 0.1 मोल के लिए 0.1 मोल है आपका, तो 0.1 के लिए कितने चाहिए होंगे आपको 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कितना चार्ज होगा 0.1 इंटू फराडे, और फराडे की वैल्यू कितनी होती है आपकी 96500। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 9650 कूलम। तो आंसर क्या आएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ध्यान रखना 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज होता है आपका 1 फराडे चार्ज के इक्वल होता है, और 1 फराडे मतलब 96500 कूलम। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। आपके 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, तो 0.1 के लिए कितना चाहिए होगा आपका 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 0.1 इंटू फराडे। तो 0.1 इंटू फराडे की वैल्यू पुट कर दो, और वहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते विच ग्राफ करेक्टली कोरिलेट्स ई सेल एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखो ये है आपकी नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना। तो ये आपकी वाई एक्सिस है भाई, और यही इसको प्लॉट किया है एक्स एक्सिस पे। तो ये क्या होगा आपका स्लोप होगा, और ये वाली टर्म क्या होगी आपकी इंटरसेप्ट होगी, दैट इज योर इंटरसेप्ट। अगर हम इसको रिलेट करें आपकी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आप देख सकते हो स्लोप क्या है आपका नेगेटिव है, स्लोप क्या है आपका नेगेटिव है। तो ए इसमें स्लोप क्या है पॉजिटिव, इसमें स्लोप क्या है आपका पॉजिटिव है, बट हमें तो नेगेटिव चाहिए, तो गलत है। यहाँ पे स्लोप क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे देखो ये वाला नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये तो चेंज कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा स्लोप तो सिर्फ नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या आएगा सेकंड, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है आपका नेगेटिव है। स्लोप कैसे देखते हो कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो ये जो एंगल है जो इसने बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या है आपका 90 से ज्यादा है। और टैन आप स्लोप किससे बताते हो, दैट इज इक्वल टू टैन थीटा। और टैन 90 से अगर बड़ा होता है, टैन थीटा अगर थीटा 90 से बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी नेगेटिव आती है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका सेकंड ऑप्शन, बिकॉज इस कर्व में आपका जो स्लोप है वो क्या है आपका नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है दो सिस्टम का, आपको गिवन रिएक्शन के लिए उसका ईएमएफ सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो आयरन +2 दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट होगा, आपके आयरन में कन्वर्ट होगा, और उसके लिए आपको वैल्यू कितनी गिवन है आपको -0.441, जिसको मैं E1 लिख लेता हूँ। सेकंड क्या है आपका आयरन +3 एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपके आयरन +2 में, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है आपको 0.771 वोल्ट गिवन है, इसको मैं E2 ले लेता हूँ। अब देखो अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट जो मुझे ये इक्वेशन चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट मुझे फाइनल इक्वेशन ये चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कब होगा, मैं क्या करता हूँ जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है ना इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ। आयरन गिव राइज टू Fe2 पॉजिटिव
+2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ना, वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, माइनस थी तो अब प्लस में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, तो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और देन क्या करता हूँ, इनको ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा, तो जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन है वो क्या बन के आएगी मेरी, दिस वन। ये मेरी फाइनल इक्वेशन बन के आएगी। और इसके लिए मैं ई सेल लिख लेता हूँ, 4 है जो मुझे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अब आपको ध्यान में रखना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कि जो फाइनल इक्वेशन है उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल किसके इक्वल होता है, N1, दैट इज N2E2, जो भी आप रिएक्शन इन्वॉल्व कर रहे हो उसके कितने इलेक्ट्रॉन इनटू उसका रिडक्शन पोटेंशियल, N3E3 डिवाइडेड बाई N4। तो यहाँ पे N2 देखो, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था ना आपने, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 × 0.771 प्लस N3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके, 2, और उसका आपको कितना गिवन है, 0.441 डिवाइडेड बाई N4। देखो N4 मतलब ये फाइनल इक्वेशन है। फाइनल इक्वेशन में आपके जब आपने एड ऑन किया, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें, 2। हालांकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन कट गए, पर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, 2। इसको बस आपको सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर कितना आएगा आपका, 1.212 वोल्ट। दैट मीन्स आंसर कितना बनेगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको गिवन है, मतलब कापा दे रखा है भैया आप लोगों को, 0.012 साइमन इन आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस आपको गिवन है 55 ओम। सेल कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था कि जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है दैट इज कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और जो आपका कंडक्टेंस है दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए कापा और आर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप बस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे। जैसे ही आप वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, तो देखो ओम से पर ओम कैंसल, जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.66 आएगा, दैट इज इन सेंटीमीटर इनवर्स। और आपको पता है जो आपका सेल कांस्टेंट है दैट इज लेंथ अपॉन एरिया, और उसकी यूनिट्स क्या होती हैं आपकी, सेंटीमीटर इनवर्स होती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड ऑप्शन। Saturated solution of potassium nitrate is used to make salt bridges because, देखो that is a part of your electrochemical cell, जिसमें हमारा क्या होता है, हमारे पास दो सिस्टम्स होते हैं। एक सिस्टम हमारा अनोड की तरह एक्ट करता है, लेट्स सपोज दिस इज योर एनोड। और एक सिस्टम होता है हमारा दैट एक्ट एज योर कैथोड, वो हमारा कैथोड की तरह एक्ट करता है, जिसको हम बैटरी से क्या करते हैं, आपका कनेक्ट करते हैं। और इन दोनों को आपस में कनेक्शन बनाने के लिए हम इसका क्या यूज करते हैं, यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ही हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, जिसमें हम बेसिकली आपका पोटाशियम नाइट्रेट यूज करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज इन दोनों जो भी आपका कैटायन और अनायन है, इन दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो एक जैसी होती हैं, इसकी वजह से। अब क्यों करते हैं ये समझते हैं। देखो लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपका देखो एक एनोड है, एक आपका कैथोड है। लेट्स सपोज आपका यहाँ पे जिंक था, एनोड पे क्या था आपका, जिंक था। तो जिंक किस में कन्वर्ट हो गया आपका, जिंक टू पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे क्या हो गया, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है आपके, Zn2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव पार्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है एट अनोडिक कंपार्टमेंट। कैथोड लेट सपोज आपका कौन सा है, कॉपर का ले लीजिए। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके कॉपर में। तो इसका जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, उसमें से कॉपर +2 आपके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट आपका कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव पार्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा बढ़ गया तो भी दिक्कत है, नेगेटिव ज्यादा बढ़ गया सोल्यूशन में तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पे अनोडिक पार्ट में पॉजिटिव पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसी वजह से सॉल्ट ब्रिज में हम KNO3 डालते हैं, ताकि जो नेगेटिव पार्ट है वो आपके अनोडिक कंपार्टमेंट में चला जाए, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो सके।
और जो उसका पॉजिटिव पार्ट है सॉल्ट ब्रिज का, वो आपके कैथोडिक पार्ट में चला जाए, ताकि जो आपका सिस्टम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है वो बैलेंस हो सके, ताकि आपका जो सिस्टम है एज अ होल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सके। ठीक है, तो ये मेंटेन कैसे करेगा? जब दोनों की वेलोसिटी एक जैसी होगी, जब दोनों सॉल्ट जो भी कैटायन और अनायनिक पार्ट है वो इक्वल स्पीड से मूव करेंगे। अगर लेट सपोज कि एक स्लो मूव करेगा, दूसरा फास्ट, तो एक तो ज्यादा अच्छे से उसको न्यूट्रल कर देगा, दूसरा सोल्यूशन कम न्यूट्रल होगा, तो वो सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अप टू द ऑप्टिमम मार्क नहीं सेट कर पाएगा। इसी वजह से आपका जो सॉल्ट ब्रिज में हम जो भी सॉल्ट लेते हैं वो उस अकॉर्डिंग लेते हैं, ताकि उनका कैटायन और जो उनका अनाइनिक पार्ट है उनका जो वेलोसिटी है या उनका जो ट्रांसपोर्ट नंबर है दैट शुड बी द सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, ताकि सिस्टम को वो एग्जैक्टली क्या कर सके, न्यूट्रल कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर कॉन्टेक्ट्स। इसी तरह की अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन माय टेस्ट सीरीज ऑल्सो। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।